सो युग्मा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, और उनके काम में से ये एक चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये है। यदि बच्चे भी आपके साथ हैं तो डेफिनेटली वो सुन सकते हैं, परंतु बच्चों के साथ वो कोई भी एक्सरसाइज नहीं करेंगी। डायरेक्टली हम पेरेंट्स के साथ ही बात करेंगी और बताएंगी। ओके। और ये पहले खुद सेशन कंट्रोल करेंगी। वो आपको थोड़ा बहुत समझाएंगी, बताएंगी, और आपको फिर समय देंगी यदि आपको कुछ पूछताछ करना है। सो बीच में उनको मत रोकिएगा, वही बताएंगी और तब आप उनको कुछ भी पूछ सकते हैं। और पीछे वो नेक्स्ट सेगमेंट पे जाएंगी और अगला सेगमेंट करेंगी। सो वैसे वो खुद बताएंगी, आपको गाइड करेंगी, फिर आपके क्वेश्चंस लेंगी और फिर आगे जाएंगी। सो प्लीज वेट जब तक वो आपको कहे नहीं कि आप आपके प्रश्न पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। आई थिंक मैं सीधा पीपीटी शेयर करती हूँ। मैं युग्मा हूँ, मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ, और मैं इस फील्ड में कम से कम 15 साल से काम कर रही हूँ अभी। मैं थी, और अभी मैं मेरा प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही हूँ, और इन फ्यूचर मैं स्कूल को ज्वाइन करने वाली हूँ। ये कुछ था मेरे बारे में। ओके, क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? या इट्स Yes, yeah. क्लियर। ओके। ओके, तो मैंने स्लाइड्स हिंदी में बनाई है क्योंकि आई थिंक ज्यादातर के क्राउड, आई थिंक जो हिंदी समझने वाला क्राउड है। पर आपको अगर कहीं भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मेरी कोई टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आ रही है, या फिर मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ या स्लो जा रही हूँ, तो आप प्लीज मुझे बीच में रोक सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, मैं रिपीट कर सकती हूँ। और मैं ट्राई करूंगी इंग्लिश और हिंदी मिक्स में मैं बात करूँ। या तो ये बेसिकली ऐसे ही एक जनरल Okay. चीज है कि कोई भी सही या गलत नहीं है, हम सब अपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के साथ आ रहे हैं यहाँ पे। तो कोई भी सही या गलत नहीं है, तो आप कहीं भी एंग्शियस फील मत कीजिए कि अगर मैं शेयर करूंगी तो ये गलत हो जाएगा या गलत हो जाएगा। तो वैसे मत फील कीजिए। अम, यहाँ पे डेफिनेटली सब एक दूसरे की हम बातें सुनेंगे, क्या कहना चाहते हैं। कभी कभी हो सकता है ऐसे जो मे बी दूसरा कोई कह रहा है उसके साथ हम सहमत ना हो, हम कन्विंस ना हो, लेकिन आई थिंक दूसरों का भी सुनने का हमें मौका देना चाहिए। सीखना, लर्निंग एक प्रोसेस है, एंड ये कमरे के अंदर ही सीमित नहीं है। हम बहुत सारे मौके मिलेंगे जहां हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। और ऑफ कोर्स सब, आई मीन कोई भी सब कुछ नहीं जानता है, नीदर मैं नीदर आप। तो हम साथ में मिलके बहुत सीख सकते हैं। आप पेरेंट्स, केयर गिवर्स हैं, आपके एक्सपीरियंस से भी मैं बहुत कुछ सीख सकती हूँ। तो आज हम क्या सीखेंगे? तो हम बेसिकली राइटिंग कैस का विकास कैसे होता है, मतलब राइटिंग, हाउ डज राइटिंग प्रोग्रेस, ये एक चीज के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन से फैक्टर्स राइटिंग पे असर करते हैं, लाइक विच फैक्टर्स डू अफेक्ट राइटिंग। एंड देन वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजीज कि क्या अपने बच्चे के राइटिंग में हम कैसे मदद कर सकते हैं। ये चीज हम देखेंगे जो स्ट्रैटेजीज पार्ट है। तो इस तरह से मैंने ये 3 चीजों में डिवाइड किया हुआ है आज के टॉपिक को। तो राइटिंग कैसे होता है? अभी मे बी मैं एक जैसे कभी एक बच्चा जब राइटिंग शुरुआत करने की कोशिश करता है तो वो क्या क्या करता है, तो क्या मे बी आप कोई चैट में लिख सकते हैं या फिर अनम्यूट करके भी मुझे बता सकते हैं सबसे पहले वो क्या करता है, उसके बाद क्या करता है, उसके बाद क्या आता है। तो अगर आप मेरे साथ ये शेयर कर सकते हैं, तो हम डिस्कशन कर सकते हैं इस चीज का। So we are going to talk here about how does a writing progress? How does a child begin to write? Yes, Niti. स्टार्टिंग में तो जैसे बच्चा लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन वगैरह बनाता है। Correct. उस Correct. उसके बाद वो कर्व्स वगैरह प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद वो एबीसीडी लिखना शुरू करता है धीरे धीरे, फिर Right. धीरे Right. धीरे। Right. या और कोई बताना चाहता है एबीसी के बाद क्या होता है? Some schools go for before ABC हम्म। form drawing. Form drawing is like not only slant lines, straight lines. They also kind of do sine curve and like that, up, down, some ओके। special things, so that they get good hands practice.
हाँ, then only they start ABCD. right, correct, yes, okay. So what does a child usually do after he learns to write ABC? What are the next things that he starts doing then? Cursive writing maybe. Okay. Ah, okay. Okay. So maybe what like how Nidhi told, like पहले वो slanting line, sleeping line, curves and form writing as you were saying. तो ये सारी चीजें हम प्री राइटिंग स्किल्स में आती है, जो राइटिंग के Hmm. पहले एक बच्चा करता है, तो हम उसको प्री राइटिंग स्किल्स बोलते हैं, करेक्ट? तो ये जैसे स्क्रिबलिंग करता है, कुछ कर्व्स करता है, या फिर अभी पेंसिल पकड़ने की कोशिश कर रहा है, क्रेयॉन से कलरिंग कर रहा है, तो ये सारी चीजें प्री राइटिंग स्किल्स में आती है। उसके बाद एक बच्चा है जो लेटर लिखता है, मींस अल्फाबेट्स बनाता है। यहाँ पे हमने अल्फाबेट्स को लेटर बताया है, ओके? तो वो कैसे ABC ये सारी चीजें बनाता है। उसके बाद वो ABC आने के बाद वो वर्ड्स बनाता है, वो सब अल्फाबेट्स को जोड़ के वर्ड्स बनाता है। और उसके बाद वो सेंटेंस बनाता है, वर्ड्स को जोड़ के एक एक सेंटेंस बनाता है, और फिर इवेंचुअली पैराग्राफ बनाता है, करेक्ट? तो इस तरह से बच्चा है जो लिखने में शुरुआत करता है, पहले प्री राइटिंग, फिर लेटर, फिर वर्ड्स, फिर सेंटेंस और फिर पैराग्राफ। अभी जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, राइट, हर एक ब्लॉक एग्जैक्टली एक के ऊपर एक नहीं रखा है, थोड़ा आप गैप देखेंगे हर ब्लॉक के बीच में। तो ये क्यों है? जो दो वजह से है। वन, एक तो है कि हमेशा एक प्रीवियस ब्लॉक नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक के लिए फाउंडेशन बनता है। तो जैसे कि वर्ड के लिए लेटर और प्री राइटिंग फाउंडेशन बनते हैं, तो हम जाके वर्ड लिख सकते हैं। सिमिलरली सेंटेंस के लिए प्री राइटिंग, लेटर, वर्ड फाउंडेशन बनते हैं, एंड सो ऑन। और ऑल्सो कि एक दूसरे पे ये अलाइन क्यों नहीं है, इसलिए भी कि क्योंकि हर जगह, जैसे फॉर एग्जांपल मैं प्री राइटिंग से लेटर पे जाती हूँ, तो मुझे प्री राइटिंग की हर स्किल्स लगेगी और कुछ नई और स्किल्स लगेगी जो मुझे लेटर लिखने में काम आएगी। तो इसके लिए ये एक के ऊपर एक एग्जैक्टली अलाइन नहीं है, थोड़ा सा इनमें हमने गैप दिया हुआ है। तो इस तरह से ये बिल्डिंग ब्लॉक्स को हमने इस तरह से बनाया है। और एक चीज होगी जो कभी कभार आप देखेंगे कि बच्चा सडनली कोई चीजों में इंटरेस्ट बता रहा है, जैसे कि वर्ड लिखने में इंटरेस्ट दिखा रहा है, लेकिन हमें पता है कि उसके सब लेटर्स अभी तक इन प्लेस नहीं है। तो डेफिनेटली हम बच्चों को डीमोटिवेट नहीं करेंगे यहाँ पे कि वर्ड्स ना लिखे, लेकिन हम एज अ केयर गिवर उसके सब स्किल्स जो लेटर फॉर्मेशन में लगते हैं, उन चीजों पर पहले काम करेंगे, उसके बाद ही हम वर्ड्स पे मूव होंगे। ताकि इन केस अगर हमने जंप किया, राइट, अगर लेटर को स्किप करके हम सीधा वर्ड पे काम करने लगे, तो आगे जाके एक रोड ब्लॉक आ सकता है, जिसकी वजह से बच्चे को बहुत डिफिकल्टीज आ सकती है राइटिंग के लिए। तो इसलिए हम बोलते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम जाए, ताकि बच्चा अच्छे से राइटिंग के लिए रेडी हो और पार्टिसिपेट कर सके एक एक्टिविटी में। तो ये है बिल्डिंग ब्लॉक्स, ओके। नाउ हर बिल्डिंग ब्लॉक में कुछ स्किल्स होती है, ओके? एवरी बिल्डिंग ब्लॉक हैज सम स्किल्स। सो वन ऑफ इट इज ज्ञान। ज्ञान मीन्स नॉलेज, टू हैव नॉलेज अबाउट थिंग्स ऑफ व्हाट टू राइट। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा है कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानकारी होना, वस्तुओं, लेखन पद्धति, ग्रामर के रूल्स, दुनिया की समझदारी, जिसको हम वर्ल्ड नॉलेज बोलते हैं, उसका हमें ज्ञान होना चाहिए। तभी ही, अगर हमें ज्ञान होगा तो ही हम लिख पाएंगे। तो वो एक बहुत जरूरी स्किल है जो हमें हर ब्लॉक में होनी चाहिए। उसके बाद है फॉर्मेशन वाला स्किल। तो राइटिंग के सामान के जरिए हम लेखन बनाए, सो यूज ऑफ एनी राइटिंग इक्विपमेंट, हम कैसे कुछ भी फॉर्म करते हैं, वो होगा फॉर्मेशन। सो फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज क्रेयॉन, स्केच पेन, कलर्स टू बी एबल टू राइट एनीथिंग। सो anything that we form, like we form a word, we form a sentence, we'll form a paragraph. So that is a skill of formation. Then we move to spashtata, which is legibility. ज्ञान एंड फॉर्मेशन के कौशल को एक साथ इस्तेमाल करके लिखना जो खुद और दूसरे लोग भी पढ़ पाए। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कुछ लिख रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड लिख रही हूँ कैट, तो वो मैं ऐसे लिखूं कि जब मैं पढ़ रही हूँ तभी मुझे भी कैट ही पढ़ाई दे,
और जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको भी वो कैट ही पढ़ाई दे. सो इट शुड बी लेजिबल व्हेन एनीवन इज रीडिंग, इट शुड बी रीडेबल एज अ कैट. एंड द थर्ड थिंग इज तेजी, विच इज स्पीड. लेखन की एक्टिविटी को समय अनुसार पूरा करना. सो विद इन अ गिवन टाइम ऑफ फ्रेम, हाउ टू कंप्लीट एन एक्टिविटी of a writing is a speed. So now we'll see which skills are required at which building block in the coming slide. So at a pre-writing level, we require two skills, which is the knowledge, gyan, and the formation. Okay. At this age and at this skill, we do not expect any legibility or speed to come in, right? So there are only two skills that we require at for pre-writing, and it is usually around 2 years of age. After that, there is letter and word, where one more skill comes in, जो है स्पष्टता. So letter usually हमारे बच्चे लिखना शुरू करते हैं 3 to 4 years में, और word लिखना चाहते हैं 4 to 5 years में. तो यहाँ पे legibility करके और एक skill आती है. और बाद में sentence और paragraph जो 6 to 7 years और paragraph 7 years onwards आता है, वहां पे स्पीड कंपोनेंट भी आ जाता है, स्पीड का स्किल भी आ जाता है. तो वहां पे चारों स्किल्स की जरूरत होती है, जो नॉलेज है, फॉर्मेशन है, स्पष्टता है और तेजी है, जैसे लेजिबिलिटी एंड स्पीड. और एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, जब हमने ज्ञान, नॉलेज को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है एक लर्निंग एंड राइटिंग, ये कॉन्सेप्ट हमेशा साथ ही में जाता है. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी ने बोला एप्पल के बारे में लिखने के लिए, पर अगर मुझे कोई जानकारी ही नहीं होगी एप्पल के बारे में कि एप्पल रेड कलर का है, एक फ्रूट है, कितना हेल्दी होता है खाने के लिए, तो अगर मुझे इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं होगी, तो मैं उस चीज के बारे में लिख ही नहीं पाऊंगी. करेक्ट. तो हेंस जानकारी होना और उसके बाद लिख पाना, ये बहुत जरूरी है कि दोनों एक साथ चले, पैरेलली चले. इसलिए हम बोलते हैं यूजुअली कि लर्निंग एंड राइटिंग गोज हैंड इन हैंड, लाइक पैरेलली. ओके. तो यहाँ पे मैं एक स्टॉप शेयर करूंगी, मैं पॉज लूंगी, और अगर कोई क्वेश्चंस है या कुछ है, या फिर मैंने अब तक जो बताया है उसके बारे में अगर कुछ थॉट्स, रिफ्लेक्शंस है, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. या फिर आप चैट में भी लिख सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हो तो. या बेसिकली आई मीन आप लोग कंफर्टेबल है मैंने जो भी बताया अब तक, तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ. Yes, yes, please go ahead, ma'am. ओके. ओके. वन सेकेंड, आई डोंट नो. या तो जैसे हमने बोला कि एक जो था कि बच्चे को जानना कि बच्चे कौन से लेवल पे है. जब आप अपने कोई बच्चे को असेस कर रहे हैं, राइट, तो आपको जानना बहुत जरूरी है कि आपका बच्चा कौन से बिल्डिंग ब्लॉक पे है, और वो बिल्डिंग ब्लॉक पे कौन सी स्किल्स है जो उसको डिफिकल्ट हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, क्या उसको लर्निंग में नॉलेज नहीं, सॉरी, लेटर लेवल पे नॉलेज नहीं है, या फिर लेटर लेवल पे नॉलेज है लेकिन फॉर्मेशन में डिफिकल्टी हो रही है. तो ये आप अपने बच्चे का लेवल जानना आपको बहुत जरूरी होगा, तभी हम जाके एग्जैक्ट स्ट्रैटेजीज उस पे यूज कर सकते हैं, राइट. तो ये एक फैक्टर है. और जो दूसरा फैक्टर जो हम बात करने वाले हैं अभी, वो है बच्चे के बारे में. तो जब हम कोई स्ट्रैटेजीज भी बात करते हैं, राइट, अपने बच्चों के साथ, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चे की पसंद या नापसंद को जाने. वी शुड नो द लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ द चाइल्ड. सो फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड को पानी और मिट्टी के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, या फिर to sit and do a work is not something that a child likes. So we should know what a child likes and dislikes. Okay. Then the next level is, as I told, we should know what skills does a child have, right? Does he have the skills of knowledge, formation,
legibility or speed amongst each building block. So you should be able to know that, and in which of these skills he is having difficulty also. ये भी आपको जानना जरूरी है कि क्या ज्ञान, फॉर्मेशन, स्पष्टता, तेजी में भी कौन से बिल्डिंग ब्लॉक में उसको डिफिकल्टी हो रही है। ओके, तो ये हम आइडेंटिफाई करेंगे अपने बच्चे के साथ। उसके बाद जब हमने बच्चे का फैक्टर को फिगर आउट किया है, उसके बाद हम वातावरण जैसे एनवायरमेंट के फैक्टर पे जाएंगे। वहां हम जानेंगे कि एनवायरमेंट से क्या अपेक्षाएं है, क्या एक्सपेक्टेशंस है। कि जैसे फॉर एग्जांपल उसको स्कूल में एक्सपेक्टेड है कि वो एक दिए गए समय में उसको ये पैराग्राफ फिनिश करना ही है, राइट। या फिर उसको एक्सपेक्टेशन है कि बोर्ड से जो भी सेंटेंस लिखा हुआ है वो उसे कॉपी करना आना चाहिए, राइट। तो ये एक्सपेक्टेशंस क्या है वो हमें जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर हमें ये जानना भी जरूरी है कि उसके वातावरण में उसके वातावरण में कौन से लोग हैं, हु आर द पीपल इन्वॉल्व विद दिस चाइल्ड। इट कुड बी लाइक हिज ब्रदर, सिस्टर, टीचर्स, पेरेंट्स, siblings, anyone, right? So it is important to know who is involved with him as well. And then we need to know what is आसपास का environment, मतलब physical environment में उसके पास क्या क्या resources available है, या फिर क्या क्या चीजें हैं जो उसको डिस्ट्रैक्ट भी कर रही है। जैसे बहुत सारा आवाज होना डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, या फिर उसके पास पता है हमें टेबल एंड चेयर है तो वो यूजफुल हो सकता है। लिखने के लिए उसके पास डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, तो ये जानना अपने को इजी हो सकता है, करेक्ट। तो ये सब इंफॉर्मेशन मिलना बहुत जरूरी है ताकि हम स्ट्रैटेजीज प्लान कर सकते हैं। ओके, अभी ये एक ट्राइंगल मैंने इसके लिए बनाया है, जो मैंने बोला अभी, जो ये 3 फैक्टर्स के बारे में। ये ट्राइंगल के 3 कॉर्नर्स है, ओके। तो ये जब 3 कॉर्नर्स जब मैच होते हैं, राइट, तो फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे बच्चे का जो लेवल है, कौशल है, जो है लेटर्स को पहचानना, उसे फॉर एग्जाम्पल आता है, ओके, उसके पास लेटर का नॉलेज है। और जो डिफिकल्टी हो रही है वो है लेटर फॉर्मेशन में, कि वो बिना देखे बना नहीं पा रहा है। एंड स्कूल में भी यही सिखा रहे हैं कि लेटर को कैसे बनाना है अभी, करेक्ट। सो उसका जो डिफिकल्टी लेवल है और जो स्कूल में सिखा रहे हैं वो दोनों सेम है, मैच हो रहे हैं, इसलिए ये ट्राइंगल करेक्टली फॉर्म है। और इसके लिए एक हमको ऑप्टिमल परफॉर्मेंस दिखता है, मतलब कि चाइल्ड अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकता है एक्टिविटी ऑफ राइटिंग में, ओके। तो जब ये सब चीजें मैच होती है तभी वो बच्चा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो हमें दिखेगा कि वो इनिशिएट ले रहा है राइटिंग में, वो इन्वॉल्व है, तो वैसी चीजें हमें दिखाई देगी। जब इसमें मिसमैच है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक केस स्टडी है, तो फॉर एग्जाम्पल ये किरण की स्टोरी है, ओके। किरण चॉकलेट रैपर, अखबार, किताबों वगैरह पे लिखे हुए सारे लेटर्स पहचान पाता है। मीन्स ही कैन रीड द लेटर्स दैट आर रिटन ऑन द चॉकलेट रैपर्स, न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स, ओके। खुद से लेटर्स लिखता भी है, पर ज्यादा करके घर में और स्कूल में कॉपी करके लेटर्स लिखती है वो, ओके। So she can write the letters, but she prefers copywriting of all the letters. Now in school they are doing dictation of the words. स्कूल में वर्ड्स का डिक्टेशन चालू है, ठीक है। अपने चचेरे भाई बहनों के साथ खेलना उसे बहुत पसंद है, बैठकर गेम्स खेलना उसे पसंद है, जैसे कि पजल्स खेलना, किताब पढ़ना। पढ़ाई के समय वह स्टडी टेबल पर बैठती है, पर उसे राइटिंग की एक्टिविटी में शामिल होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लाइक शी सिट्स ऑन द टेबल टू राइट, बट शी डजंट प्रेफर डूइंग राइटिंग एक्टिविटी। मम्मी पापा ने उसे राइटिंग में दिलचस्पी आए उसके लिए नई स्लेट एंड चॉक लाकर दी है। तो द पेरेंट्स हैव गिवन हर अ न्यू स्लेट एंड चॉक, पर जैसे ही वह स्लेट वो देखती है वह वहां से भाग जाती है। शी runs away as soon as the parents remove the slate for her. Okay, so now we'll see here what is the issue. So now we know that the building block that Kiran is on, she is on the letter building block, right? Because she is able to identify the letters and she is just beginning to form the letters. Okay, so the kaushal that basically is required at a letter level from her is all 3: knowledge, formation and the legibility. Okay, now let's see where she is at.
Now what she likes and dislikes to do, उसे क्या पसंद है और नहीं पसंद है, वो है कि उसको अपने भाई बहन के साथ खेलना पसंद है, फिर एक्टिविटीज नहीं पसंद है, राइटिंग एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं पसंद है, ये हमें पता है। एंड उसका क्या कौशल है कि उसे लेटर्स की पहचान है, तो लेटर नॉलेज है उसे। और उसे क्या डिफिकल्ट हो रहा है इस लेटर फॉर्म करना, बिना देखे वो खुद से लेटर फॉर्म नहीं कर पा रही है। अब उससे क्या एक्सपेक्टेशन है स्कूल में कि उसे वर्ड्स फॉर्म करना आना चाहिए, वो भी खुद से, क्योंकि स्कूल में क्या कर रहे हैं, वर्ड्स का डिक्टेशन कर रहे हैं, राइट। पर उसे अभी तक लेटर्स खुद से बनाना ही मुश्किल हो रहा है। ओके, तो अब तो यहाँ पे बेसिकली हुआ मिसमैच कि किरण की जो लेवल है वो थोड़ी लो है और एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है, तो ये ट्रायंगल पूरा हिल गया है। तो इसके लिए वो ऑप्टिमल परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाती है, इसलिए उसको एक्टिविटी राइटिंग में पार्टिसिपेट करना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। तो इस वजह से जब मिसमैच होता है बिटवीन द स्किल्स दैट अ चाइल्ड हैज एंड देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, दैट इज व्हेन अ स्ट्रगल हैपेंस यूजुअली विद ऑल द चिल्ड्रन। So this is about how all these factors come together, to figure out where the writing difficulty is and how do we understand then to use the further strategies. So now what we can do is I will take a pause here again and I will open up for the discussion कि जो मैंने triangle समझाया अभी, वो उसको related किसी को कुछ questions है या फिर कंफ्यूजन है या फिर मुझे वापस रिपीट करना चाहिए तो आप बताइए। अदरवाइज वी कैन जंप इनटू द स्ट्रेटजीज एंड देन वी कैन टेक केस बाय केस सॉर्टेड क्वेश्चंस दैट यू ऑल हैव। किसी को कोई क्वेश्चंस या So, कोई? Yugma, you या were saying that this child does not like to write. So, if the child does not like to write, what would be the uh, process the parents can take to encourage her to write? तो यस, क्या कर सकते, जब बच्चे को पसंद नहीं है लिखने का, करेक्ट तो करेक्ट, आगे जाके क्या कर सकते हैं? डेफिनेटली ये मैं आपको अभी बताऊंगी। तो यहाँ हम्म। पे पर उससे पहले नवाज, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि बच्चे को राइटिंग क्यों नहीं पसंद आ रही है, राइट। यहाँ पे अगर जैसे हमने देखा कि किरण को स्कूल में बहुत ज्यादा करवा रहे हैं, जो उसके लेवल से बहुत ज्यादा है, और उसके स्किल्स इतने ही हैं, अभी तक लेटर पे ही है वो। तो तब वो जब चीजें होती है तब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो मैंने बिल्डिंग ब्लॉक की स्लाइड में बोला था कि जो लेवल पे बच्चा है उस लेवल से काम करना बच्चे के साथ बहुत जरूरी है। अगर हम भी वर्ड पे से ही स्टार्ट करेंगे उससे काम करना, तो वो गैप बढ़ते जाएगा और फिर एक बच्चे को डिफिकल्टी आएगी राइटिंग में, और वो और भी पार्टिसिपेट करने की कोशिश नहीं करेगा राइटिंग में, क्योंकि उसके लिए वो बहुत डिफिकल्ट ही जा रहा है। Okay, so I will go ahead since there are no thoughts or other questions. Okay, सो जब हम कोई भी स्ट्रैटेजी के बारे में सोचे रहे, जब हम बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, जो मैं इंडिविजुअली अभी आपसे सब स्ट्रैटेजीज बताऊंगी कि प्री राइटिंग पे क्या स्ट्रैटेजीज हम यूज कर सकते हैं, लेटर पे, वर्ड पे, सेंटेंस पे और पैराग्राफ पे, मैं वो सब आपके साथ शेयर करूंगी। बट उसके पहले हम कोई भी स्ट्रैटेजी बच्चे के साथ अगर प्लान करते हैं, तो हमें ये एक चीज याद रखनी है कि बच्चे को सफलता अनुभव करना बहुत जरूरी है। और जैसे कि उसको अपॉर्चुनिटी देना है कि वो सक्सेसफुल फील करे, he should feel successful whatever he or she is doing into, then only they will feel like doing again and again, and they will showcase their talent. So this is something that's quite important. Okay, so now we will move on to each level of strategy. So now हम प्री राइटिंग स्किल पे है, राइट। तो यहाँ पे प्री राइटिंग स्किल पे क्या है कि हमको आसपास का ज्ञान होना चाहिए और उसके अधिक मौके बनाने चाहिए। तो वो हम कैसे कर सकते हैं बच्चों के साथ, जब वो बच्चे 2 से 3 साल के हैं तभी हम बच्चों के साथ बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हैं, या फिर आजू बाजू के वातावरण में क्या हो रहा है ये हम उसे जानकारी दे सकते हैं, राइट। हम अलग अलग वस्तुओं या फिर शेप्स के हिसाब से उनको एक्टिविटीज करवा सकते हैं।
क्योंकि एट दिस लेवल बहुत सारी प्री राइटिंग का नॉलेज होना उन्हें जरूरी है, राइट। ये सर्कल है, स्क्वायर है, ये कलर्स है, तो वो जनरिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो वेरियस एक्टिविटीज के थ्रू हम वो चीज कर सकते हैं। फॉर्मेशन, तो यहाँ पे प्री राइटिंग स्किल्स में हम कैसे अलग अलग तरीके से उनको लिखना सिखाएं वो देखेंगे। तो ब्लैक बोर्ड पे लिखे, राइट, या फिर हम कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि ये कर्व्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो हम वेरियस वर्कशीट्स यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे का जो फैक्टर में हमने लाइक्स और डिसलाइक्स जाने थे, राइट, उसके हिसाब से कोई भी एक्टिविटी प्लान करना बहुत जरूरी होगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें पता है कि बच्चों को सैंड पसंद है, राइट, तो हम सैंड के माध्यम से उसको कैसे हम उसके फॉर्मेशन पे काम कर सकते हैं वो हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसलिए लाइक्स और डिसलाइक्स जानना एक बच्चे के बहुत जरूरी है। प्री राइटिंग स्किल्स में दो ही चीजें थी, जैसे कि नॉलेज और फॉर्मेशन। तो हम ये कुछ एक्टिविटीज बच्चे के लिए कर सकते हैं। फिर आता है हमारा लेटर, लेटर का नॉलेज होना, राइट, अगेन। तो नॉलेज पाने के लिए जैसे यहाँ पे आप देखेंगे एक पिक्चर में कि बहुत सारे लेटर्स को दीवार पे चिपकाया है, राइट। तो उसको सिर्फ फॉर हिम टू आइडेंटिफाई विच लेटर दिस इज, सो हमने एक एक्टिविटी की है कि मैं जैसे ओ बोलूंगी तो बच्चा एक का बॉल है एक, वो बॉल वो अल्फाबेट पे मारेगा, वो लेटर पे मारेगा। तो वो हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं। दूसरा है कि हम उसको बोल सकते हैं जंप करना अल्फाबेट्स पे, ओके, जंप यू ऑन यू, जंप ऑन के। So that's how he is looking for it, scanning for it, and finding alphabets here. And we can, of course, use other books, newspapers, and anything for them to increase the knowledge of the letters. Then, in terms of formation of letters, we can use various mediums to teach them this alphabets, right? Again, here the children's likes and dislikes will be very, very important. So, for example, इधर आप देखेंगे यहाँ पे कोई एक बच्चा है जिसको कार से खेलना बहुत पसंद है। तो कैसे हम कार को यूज कर सकते हैं टू ट्रेस एन एज? वी हैव मेड लाइक अ like a track where a car goes through, and then he has to trace that age. सो वी कैन यूज मल्टीपल थिंग्स लाइक दैट, लाइक घर पे हमारे पास अगर कोई मैदा है, चावल का आटा है, क्ले है, राइस है, जैसे यहाँ पे आपने देखा है ग्रेप्स के थ्रू एक जी बना रहे हैं, एक धागे से एक जेड बना रहे हैं। तो घर पे जो भी अवेलेबल है अपने पास और बच्चे को उसमें से जो भी पसंद आता है वो हम यूज कर सकते हैं उनको फॉर्मेशन सिखाने के लिए। फिर आता है लेटर में लेजिबिलिटी, ओके। तो यहाँ पे ये गेम है जो मैं बहुत टाइम यूज करती हूँ और मैंने बहुत सारी जगहों पे लिखा भी है, वो है कैच मी सिली गेम। बच्चों को ना हम जब मिस्टेक्स करते हैं ना तो मिस्टेक्स निकालने में बहुत मजा आता है। तो जानबूझ के हम मिस्टेक कर सकते हैं, जैसे हमने गलत लिख दिया, पी गलत उल्टा बना दिया, या फिर ए हमने बिटवीन द लाइंस ठीक से नहीं लिखना, या फिर हमने बीच में कहीं भी मिडल ऑफ द पेपर कुछ भी लिख दिया है, करेक्ट। तो ये जब हम पर्पसली कुछ मिस्टेक्स कर सकते हैं और फिर हम उनको बोल सकते हैं कि आप बताइए कि कहाँ मिस्टेक आपको दिख रही है, तो वो उनको ढूंढने में बहुत मजा आता है और उस माध्यम से वो भी सीखते हैं और वो लेजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ओके मुझे मार्जिन में लिखना है, बिटवीन रेड ब्लू लाइंस ही लिखना है, या फिर कहीं पर भी मैं नहीं लिख सकता हूँ। तो इस तरह से हम उसको जो लेजिबिलिटी के नियम होते हैं या रूल्स होते हैं वो हम उनको सिखा सकते हैं। डेफिनेटली हम और भी चीजें कर सकते हैं, जैसे हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं मार्जिन्स को ताकि उन्हें समझ पाए कि कहाँ लिखना है बिटवीन दोज मार्जिन्स। तो वो सारी चीजें भी हम कर सकते हैं। या फिर जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, राइट, हमने एक बॉक्स बनाया है और विद इन दैट बॉक्स से उसको ए लिखना है, तो ताकि उसको वो स्पेस के बारे में समझ आए और वो उतनी ही जगह में लिखे। तो ये हुआ लेटर के बारे में लेजिबिलिटी, स्पष्टता पे कैसे काम कर सकते हैं। अब हम जाएंगे वर्ड्स पे। वर्ड्स का नॉलेज कैसे बढ़ाएंगे? सिमिलरली थोड़ा है कि हम इसके जैसे ही बढ़ा सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ब्लैक बोर्ड पे बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं।
तो उसका वर्ड नॉलेज बढ़ाने के लिए फिर अगेन इसको टिश्यू पेपर का बॉल दिया है और हम वो वर्ड बोलेंगे कैट, और वो कैट पे थ्रो करेगी, या फिर एप्पल तो एप्पल पे थ्रो करेगी। तो इस हिसाब से हम बच्चों का वर्ड नॉलेज बढ़ा सकते हैं। वर्ड फॉर्मेशन पे कैसे काम कर सकते हैं? अगेन हम बहुत सारे जो बच्चे को पसंद है, जो टेक्सचर अच्छा लगता है, मिट्टी, चावल, वो यूज कर सकते हैं उसको राइटिंग के लिए। और ऑल्सो क्या कर सकते हैं, हम एक ही चीज अगर हमको एक वर्ड सिखाना है तो हम रेनबो कलर्स में उसको बोलते हैं लिखने के लिए, ताकि उसे याद रहे कि फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड फन है तो न, फ के बाद यू आएगा, के बाद यू एन आएगा। ये उसको मल्टीपल हम अलग अलग तरीके से अलग अलग कलर से उसे लिखने बताए, तो जैसे वो उसको याद आएगा कि ये सीक्वेंस है ये वर्ड का, और ये ऐसे आ सकता है। तो इसको हम कुछ बोलते हैं रेनबो ट्रेसिंग। ये काफी बच्चों को अच्छा लगता है रेनबो ट्रेसिंग, और इस हिसाब से उनको याद भी रह जाता है कि कैसे वर्ड का स्पेलिंग होगा। तो ये है वर्ड फॉर्मेशन। फिर लेजिबिलिटी, तो अगर हमको वर्ड लेजिबिलिटी पे काम करना है तो हम एक चीज यूज कर सकते हैं जो है ग्राफ पेपर्स। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस है ये ग्राफ पेपर में, और ट्रेन वर्ड लिखना है, राइट? तो हम एक एक उसमें ऐड करते जा रहे हैं और बाद में छोटे छोटे बॉक्सेस में वो लिख रहे हैं। तो वो हम कर सकते हैं फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि विद इन अ वर्ड कितना स्पेस होना चाहिए दो लेटर के बीच में, और कैसे क्लियरली दिखना चाहिए। तो वैसे करके हम फिर उनको ट्रांजिशन कर सकते हैं। दूसरा, अगर बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे स्पेस होना चाहिए बिटवीन टू लेटर्स इन अ वर्ड, तो हम एक बारीक सी पतली स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं उनको विजुअली हेल्प करने के लिए कि कैसे लिखना है। उसके बाद हम जाएंगे अभी सेंटेंस पे। सेंटेंस का नॉलेज हम कैसे बता सकते हैं? तो वो बेसिकली है कि यूजुअली बहुत सारी बातें करके, क्योंकि यूजुअली अभी यहाँ पे बच्चा होगा अराउंड जब सेंटेंसेस लिखने आते हैं तभी 5 से 6 साल के बच्चे होते हैं। तो कैसे वो बोलने में किस तरह से सेंटेंसेस का यूज करते हैं, उस हिसाब से हम उनका नॉलेज बढ़ा सकते हैं सेंटेंसेस का या फिर वर्ड नॉलेज का। तो हम उनको बेसिकली बोल सकते हैं कि अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हुए उनको वो रीड करे, सेंटेंस बोले, कैसे दिख रहा है, क्या है, आप क्या बोल रहे हो। कोई कौन सा नया शब्द दे सकते हैं और उनको सेंटेंस बनाने के लिए मुंह से बोल सकते हैं। और ढेर सारे कन्वर्सेशंस करके भी ना बच्चों की लैंग्वेज बहुत बढ़ती है, तो उसका भी यूज हम कर सकते हैं। सो सेंटेंस फॉर्मेशन, उस चीज पे हम कैसे काम कर सकते हैं? एक तो हम वर्कशीट्स का यूज कर सकते हैं, दूसरे हम बहुत सारे कार्ड्स यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में ना एक सेंटेंस लिखने के लिए एक नाउन चाहिए, वर्ब चाहिए और एडजेक्टिव चाहिए, राइट? तो वो हम दे सकते हैं एज अ क्यूअर, बच्चे को क्यू दे सकते हैं कि अच्छा ये सेंटेंस में ये चीजें होने चाहिए, अब आप ट्राई करो एक सेंटेंस को बनाना। तो वैसे हम बच्चे को क्यू दे सकते हैं सेंटेंस फॉर्म करने के लिए। लेजिबिलिटी, अगेन इसमें कैच मी सिली का गेम है कि जैसे दो वर्ड्स के बीच में फॉर एग्जांपल हम गैप ना छोड़े, हम दोनों को साथ में ही लिख दे, या फिर मार्जिन से एक सेंटेंस को हम शुरू ना करें और कहाँ से भी हम लिखने का शुरू करें। और वो जब हमारे बेसिकली जब इनको देखेंगे कि हमने मिस्टेक्स की है, तो उनको पता आएगा कि कैसे एक सेंटेंस में स्पेसिंग होना चाहिए और कैसे से हमें लिखना चाहिए। तो वो हम कैच मी सिली के गेम थ्रू भी उनको सिखा सकते हैं। अगेन हम ये यहाँ पे हमने ना स्टिक्स बनाई हुई है, जो उनके फेवरेट कैरेक्टर्स होते हैं उनकी स्टिक्स बनाई है। तो दो वर्ड के बीच में वो एक स्टिक रखे ताकि उनको स्पेसिंग के बारे में समझ में आए, और फिर वो नेक्स्ट वर्ड लिख सकते हैं। या फिर फर्स्ट एग्जाम्पल में उन्होंने अपने फिंगर का भी इस्तेमाल किया है, तो वो भी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग चाइल्ड को क्या पसंद है। सो दैट कैन बी यूज्ड एज वेल। तो ये हुआ लेजिबिलिटी फॉर सेंटेंस। और अब आता है स्पीड कंपोनेंट भी। तो यहाँ पे ना हम यूजुअली बच्चे को सेंटेंस लेवल पे थोड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं होता है कि वो दिए गए समय में ही करे, बट अगेन स्कूल टू स्कूल करिकुलम बहुत अलग होता है, तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं वैसा। तो हम क्या कर सकते हैं कि एटलीस्ट इनको अभी
कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम आना चाहिए, राइट? कि या फिर समझना चाहिए, अच्छा सुबह उठ के मैं सुबह ये चीजें करता हूँ, स्कूल के आने के बाद मैं ये चीजें करता हूँ, और रात को मैं ये चीजें करता हूँ। तो उनको कॉन्सेप्ट आना चाहिए बेसिकली। तो ये होता है स्पीड का एक्सपेक्टेशन यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे हम कैसे काम कर सकते हैं उनके साथ, हम उनको बोल सकते हैं एक स्केड्यूल बनाइए आप, हर रोज का आपका स्केड्यूल बनाइए कि मंडे को सुबह उठ के आप ये करेंगे, और वैसा करके। तो ये चीजें हम अभी के लिए ये काम कर सकते हैं कि एटलीस्ट टाइम के कॉन्सेप्ट का समझ हो पाना। और लास्ट में आता है अभी पैराग्राफ का नॉलेज। अगेन पैराग्राफ का नॉलेज के लिए बहुत बेसिकली वर्ल्ड नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तो ही हम उन चीजों पे नॉलेज पे पैराग्राफ्स लिख पाएंगे। तो बहुत सारे बुक्स पढ़ना, न्यूज़पेपर्स पढ़ना, बातें करना, तो वैसा करके। सो ये सारी चीजें हम दे सकते हैं। देन आता है पैराग्राफ का फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन के लिए ना पैराग्राफ के ग्रामर के रूल्स को भी जानना जरूरी होता है। तो अगर हम बहुत सारी वो भी प्रैक्टिस करें ग्रामर रूल्स के बारे में, तो बच्चे को हेल्प करेगा टू राइट अ पैराग्राफ। और दूसरा एक है जो है यहाँ पे हम बर्गर टेम्पलेट आप देख रहे हैं, राइट? तो ऐसा हम बर्गर बना सकते हैं कि ऊपर का जो ब्रेड है वो एक टॉपिक सेंटेंस है, और उसके बाद बीच में जो मेन चीज के बारे में जाता है वो कंटेंट डाले, और लास्ट में एक कंक्लूडिंग सेंटेंस डाले। तो ये ऐसे करके हम बर्गर बना सकते हैं ताकि उनको हेल्प करे कि अच्छा मुझे अभी स्टार्ट करना है, फिर मिडल में कुछ करना है, एंड बाद में लास्ट में कंक्लूडिंग जाना है। तो वो हम उनको हेल्प कर सकते हैं। फिर है पैराग्राफ की लेजिबिलिटी, करेक्ट? तो उनको हम क्यूज दे सकते हैं या चेकलिस्ट दे सकते हैं ताकि उनको हेल्प हो कि कब उनको एक नया पैराग्राफ स्टार्ट करना है, जब एक नया कैरेक्टर आता है तभी, या कोई नई घटना घट रही है तभी, या फिर कुछ सेटिंग्स चेंज हो रही है तभी। तो ये जब हमें पता चलेगा तब उन्हें एक क्यू मिल सकता है कि ओके नाउ आई हैव टू स्टार्ट राइटिंग अ न्यू पैराग्राफ। Also, what can help is we can create a checklist for them for the things that they are having difficulty with. So, for example, they don't know when to start a paragraph, or what to write as a first statement, or when to conclude. So, ये basically हम checklist दे सकते हैं ताकि वो जब वापस रिव्यू कर रहे हैं तो वो भी देख पाए कि हाँ ये भी किया मैंने, ये भी किया मैंने, ये भी किया, तो खुद से उनको एक हेल्प हो सकती है। और यहाँ पे स्पीड में वो आएगा कि दिए गए समय में ही टाइम में उनको फिनिश करना है। तो यहाँ पे हम उनको टाइमर का इस्तेमाल दे सकते हैं ताकि उनको समझ में आए कि मुझे इस दिए गए समय में ही फिनिश करना है एक टास्क को। तो ये एक चीज हम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली सब मेजर स्ट्रेटजीज हुई फॉर अ चाइल्ड टू बी वर्किंग ऑन। ये डेफिनेटली कुछ थोड़ी ही थी, बट बेसिकली इससे आपको आइडिया आ जाएगी कि आपको क्या क्या करना है डिपेंडिंग ऑन आपका बच्चा कौन से लेवल पे है और क्या डिफिकल्टी है। सो मैं यहाँ पे स्टॉप शेयर करूंगी क्योंकि मैंने बहुत बोला है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज भी बोली। तो यहाँ पे आपको अगर कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। हम छोटे बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट? जो वर्ड फॉर्मेशन से कैसे स्टार्ट करना या कुछ। लेकिन कई बार ये दिक्कत भी आती है कि क्योंकि वो ठीक से पेंसिल भी नहीं पकड़ते हैं, तो क्या उसमें भी आप कुछ टिप्स बता सकते हैं कि जैसे ग्रिपर आता है, श्योर श्योर डेफिनेटली। ऐसा कुछ वो भी टिप्स अगर हो ना तो आई थिंक थोड़ा उनको हेल्पफुल हो जाएगा। क्योंकि मैंने मेरे बेटे के साथ नोटिस किया था, क्योंकि उसे एक पेंसिल पकड़ के उसको लिखने की इच्छा नहीं होती थी। तो करेक्ट मैं लिखाऊं क्या और मैं बताऊं क्या? तो करेक्ट। उसके लिए देन आई हैड गिवन हिम कलर पेन्स। राइट राइट राइट। ऐसा कुछ आप थोड़ा टिप्स दे दें तो। डेफिनेटली। तो जैसे अभी आपने ही बताया कि यहाँ पे ना बच्चों की लाइक्स जानना, जैसे मैंने भी पहले बताया, बहुत जरूरी होगा। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम सीधा पेंसिल से स्टार्ट करें और वो बच्चे को वो पसंद ही नहीं है, तो उसको पेंसिल से लिखना कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, राइट? तो हम काफी सारा फन वे में डिफरेंट डिफरेंट चीजें कर सकते हैं जिसमें वो लेटर फॉर्म कर
सकते, राइट? तो अगर उसको स्केच पेन्स पसंद है, या फिर मार्कर्स पसंद है, या फिर क्ले पसंद है, या फिर रस्सी पसंद है, या फिर जैसे मैंने बोला चावल या राइस पसंद है, उसमें हम लिखना ट्राई कर सकते हैं। और फिर हम ग्रेजुअली ट्रांजिशन कर सकते हैं पेपर पेंसिल टास्क पे। और ऑल्सो अगर फाइन मोटर डिफिकल्टीज है, राइट, पेंसिल में ग्रिप ही पकड़ना डिफिकल्ट है, तो वो आई थिंक एक ओटी से असेसमेंट करवाना बहुत जरूरी है कि उसमें कौन से कंपोनेंट है जिसमें वो डिफिकल्टी हो रही है, करेक्ट? तो हम बहुत सारी एक्टिविटीज यूज कर सकते हैं जहां हम फिंगर्स को स्ट्रांग बना पाए, जैसे कि लॉट ऑफ सीजर एक्टिविटीज हुए, फाइन मोटर क्राफ्ट एंड आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज हुए, या फिर थेरापट्टी से करना वो है, या फिर नॉर्मल पेपर टेयर करना। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज है जो हम यूज कर सकते हैं पहले टू वर्क ऑन द फाइन मोटर स्किल्स एंड देन मे बी ट्रांजिशन देम टू राइटिंग। ऑल्सो दूसरा हम कर सकते हैं कि हम ट्राइंगुलर पेंसिल्स यूज कर सकते हैं, जो ऊपर से ट्राइंगल होती है, तो उसमें ऑटोमेटिकली अपने आप एक ग्रिप मिल जाती है। या फिर कुछ बच्चों के लिए मोटी पेंसिल्स भी आती है, वो भी यूज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ग्रिपर भी एक ऑप्शन है। तो कुछ लोग ऑल्सो होता है कि कुछ लोग बहुत लाइट लिखते हैं, या फिर कुछ लोग बहुत डार्क लिखते हैं, तो उसके हिसाब से भी लाइट और डार्क पेंसिल्स आती है, वाइस वर्सा, जो हम यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। बट आई थिंक बच्चे को जब भी आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो एक एक्टिविटी में वो सक्सेसफुल फील करे। अगर आप वो चीज उसको जबरदस्ती करवाने की कोशिश कर रहे हो और वो नहीं, आपको इंटरेस्ट दिख रहा है कि उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो एक्टिविटी को आपको मॉडिफाई करना तभी के तभी बहुत जरूरी होगा। अदरवाइज वो स्ट्रैटेजी का खास कोई मतलब ही नहीं होगा। Hope I have Yes, answered your. yes. Thank you. Hello, I Yeah, have a doubt. yes, yes. Uh, yeah, that what is the correct posture to make my son? My son is 5 year old, so what is the correct posture to make him sit and write? Like right now, he sits on the bed और फिर वो study table use करके writing करता है. But is it preferred to chair और table पे ही लिखना ज़्यादा better and convenient रहता है? So, if you have the resource, if you have table and chair, then I think table and chair is ideal. Where we kind of हम बोलते हैं बच्चे का कि ये straight होना चाहिए, and then the leg to your upper body ऐसे 90 डिग्री एंगल में होने चाहिए। तो वो आइडियली अगर हुआ तो उसका posture करेक्ट होगा वो राइटिंग में, तो ऑटोमेटिकली राइटिंग भी बेटर होगा। क्योंकि अगर वो बेड पे लिख रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर इफ ही प्रिफर्स बेड, राइट, तो आप एक टेबल यूज कर सकते हो। पता है वो फोल्डेबल टेबल्स आते हैं, या फिर एक डब्बा भी ले सकते हो, सो दैट एटलीस्ट उसके ऊपर लिख के वो दिख सके। पर अगर वो बेड पे लिख रहा है, तो इवेंचुअली वो एकदम झुकेगा, फिर स्लाइड डाउन हो जाएगा, फिर इवेंचुअली वो सो ही जाएगा बेड पे लिखते लिखते, या स्लाउच हो जाएगा, एंड ही विल नॉट गेट दैट गुड पोस्चर टू राइट। सो अगर आपके पास टेबल चेयर है तो नथिंग लाइक इट, और वो प्रॉपर 90 डिग्री एंगल में होना चाहिए, वैसे करके। So like this straight, and then my legs like this, and then from knees down like that, straight down. Otherwise also अगर चेयर बहुत बड़ी है या फिर बहुत छोटी है तो भी डिफिकल्ट होगा। So yeah, so that's my answer कि table and chair anytime preferable to have that proper posture while writing. Okay, okay. सो ये कुछ स्ट्रैटेजीज थी, लेकिन कभी कभी बहुत जरूरी होता है कि हम एनवायरनमेंट में भी वो कुछ स्ट्रैटेजीज से हम बच्चों से, आई मीन इट कैन बी हेल्पफुल while working on some of those strategies as well. So what we call them is something called as tips and tricks, where we are modifying the environment a little bit so that the child is able to perform in the activity of writing, right? So for example, one of the tip and trick could be taking a break. तो नाउ whenever you are working with a child और आपको लगा कि अभी इसका अटेंशन जाने वाला है, या फिर अभी ये उठ के चले जाएगा, राइट, तो उसके पहले ही उसको ब्रेक दे देना। सो फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि ये बच्चा 10 मिनट तक बैठ सकता है, राइट, तो 7th या 8th मिनट पे ही मैं उसको ब्रेक दे दूंगी, बिफोर वो चिड़चिड़ा हो जाए या फिर उसका इंटरेस्ट चला जाए।
और वो ब्रेक कुछ भी हो सकता है, पानी पी के आए या फिर एक राउंड मार के आए या फिर उसकी कोई पसंदीदा एक्टिविटी कर ले और फिर आए। तो वो क्या होगा, वो एक्टिविटी से उसे ब्रेक भी मिल जाएगा, फ्रेश होगा और वापस से वो राइटिंग एक्टिविटी पे आके फोकस कर सकता है। तो ये कुछ हम टिप एंड ट्रिक है जो यूज कर सकते हैं। उसके बाद है मदद। मदद मीन्स प्रॉम्प्ट्स, राइट। हमारे पास बहुत तरीके के प्रॉम्प्ट्स रहते हैं, जैसे विजुअल प्रॉम्प्ट्स हुए, कुछ फिजिकल है, कुछ ऑडिटरी प्रॉम्प्ट्स है। तो फॉर एग्जांपल राइटिंग के लिए, राइट, अगर मुझे विजुअल प्रॉम्प्ट देना है तो मैं हाइलाइटर से मार्क कर सकती हूँ कि एग्जैक्टली कहाँ लिखना शुरू करना है। तो वो एक विजुअल प्रॉम्प्ट दे दिया मैंने उसे कि यहाँ लिखना शुरू करना है। कुछ बच्चे सुन के अच्छे से लेते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ए बनाना है तो मैं लिख सकती हूँ कि वी आर, एक हम डाउन द हिल जा रहे हैं, फिर दूसरा डाउन द हिल जा रहे हैं और के बीच में एक हम ब्रिज बना रहे हैं। तो वैसे करके हम ओरली भी बता सकते हैं कि लेटर कैसे फॉर्म करना है। तो जो बच्चा ऑडिटरीली बेटर लेता है उसको हम ये दे सकते हैं। बट कंसिडरिंग आई थिंक द एनवायरमेंट और द क्राउड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, auditory could be the most difficult one. So I think, and visual will be something that they will really do better with. So we can try the visual prompt with them. And sometimes like a physical prompt, like literally handhold them and make them do. But these prompts are not like a continuous thing. Once the child shows interest and, does something better, then we can gradually reduce these prompts and make them do things independently. Another thing is like रिड्यूस द क्लटर। बहुत बार ना हम जब एक क्लासरूम में या घर पे काम करते हैं तो आजू बाजू बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती रहती है जो हमें भी पता नहीं चलता है, पर जिससे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो स्पेशली जब एक्टिविटी ऑफ राइटिंग जो वैसे ही उनके लिए अगर डिफिकल्ट है, तो हम ध्यान रखें कि हम ये सारे क्लटर को निकाल दें ताकि बच्चा यही एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस कर पाए। और दूसरा है कि उसके जो भी एफर्ट्स ले रहा है उसको हम वेरी स्पेसिफिक प्रेज दे। सो फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है जिसने दिए हुए समय में उन्होंने राइटिंग एक्टिविटी फिनिश कर ली है, तो मैं उसे ये कार्ड दूंगी जिसपे ये एप्पल एक स्केट बोर्ड पे है, ताकि जो स्पीड में जा रहा है एंड इट इज रिलेटेड टू स्पीड, तो मैं उसे ये दूंगी और कहूंगी सिंस तुमने ये पैराग्राफ दिए गए समय में फिनिश किया, मैं तुम्हें ये रीइंफोर्समेंट रिवॉर्ड दे रही हूँ। तो उस हिसाब से बच्चे को भी बहुत खुशी महसूस होगी, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फिर वो राइटिंग में और भी ज्यादा बेटर करने की कोशिश करेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम ट्राई कर सकते हैं। फिर कुछ लास्ट में चीजें हैं जो एडिशनल सपोर्ट्स जो हम बोलते हैं कि कभी कभार जितना भी हम कोशिश करें राइट, फिर भी बच्चों को राइटिंग में वो डिफिकल्टी होती ही है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं है, राइट। और राइटिंग एक ही वे नहीं है जिसमें वो अपना नॉलेज बता पाए, राइट। देयर आर मेनी अदर वेज ऑल्सो थ्रू विच दे कैन पोर्ट्रे द नॉलेज। राइटिंग इज नॉट द ओनली वे। सो देन फॉर हिम टू जस्ट बी पार्टिसिपेटिव, we can maybe change the environment for him so that he feels successful. So for example, one of the strategy can be now is speech to writing, right? When we do it on our phone also, कि हम हमारा माइक चालू करते हैं, ऑटोमेटिकली फोन पे सब लिख के आ जाता है, राइट। तो अगर बच्चे के पास नॉलेज है सफिशिएंटली, वो बोल पा रहा है, ओनली थिंग राइटिंग में डिफिकल्टी हो रही है, तो मे बी वन ऑफ ये स्ट्रैटेजी भी हम यूज कर सकते हैं उसको सक्सेसफुल फील करवाने के लिए। दूसरा है कीबोर्डिंग। कीबोर्डिंग के बारे में बहुत सारा रिसर्च भी है कि जिन बच्चों को राइटिंग में डिफिकल्टी है पर नॉलेज है, वो लोग बहुत अच्छा एक्सप्रेस कर पा सकते हैं थ्रू कीबोर्डिंग। तो अगर ये वन ऑफ द वे है जो अगर हम यूज कर सकते हैं तो वो काफी हेल्पफुल रहेगा। एंड अभी आगे जाके हम खुद भी बहुत हार्डली राइटिंग में है, हमारा भी काम सब कुछ ज्यादा कंप्यूटर पे ही होता है, तो अगर वो स्किल पे हम फोकस कर सकते हैं तो ये भी एक ऑप्शन है। दूसरा है कि कुछ बच्चे को मालूम है सब कुछ लेकिन उनको स्पेलिंग्स नहीं समझ में आ रही है ठीक से, तो उसके वजह से मिस्टेक्स हो जाती है, राइट। तो स्पेल चेक का सॉफ्टवेयर आता है, तो वो हम उनको यूज करने के लिए बोल सकते हैं।
दूसरा लास्ट चीज है जो है चाइल्ड्स राइट। ऐसे काफी सारे अपने बच्चे हैं जिनको बहुत सारे राइट्स अवेलेबल है, जहां उनको राइटर मिल सकता है या फिर उनको ज्यादा टाइम दिया जा सकता है टू फिनिश अ टास्क, उनको स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए उनके मार्क्स कट ना हो, वो सारे प्रोविजंस है। तो हम हमारे बच्चों की राइट्स जानना बहुत जरूरी है, और अगर हमें ये चीज पता होगी तो हम उनके स्कूल में जाके भी वो चीजें बता सकते हैं, और उनके लिए हम बात कर सकते हैं, उनके लिए हम वो वाउच कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें करके भी हम उनको सक्सेसफुल फील करवा सकते हैं। या तो या कुछ सवाल I आगे? think Yugma, I think here you can maybe just touch upon a little bit where children are having a problem. This will be for older children when they have dysgraphia or something like that. And good you brought it up. You can tell them what are the rights, as you correctly said, how they can go about it. Because a lot of our children have UDID cards for hearing disability anyway. Correct. So along with hearing disability, if they have an additional disability like dysgraphia or something, then maybe that can be also added in, and they should be aware of it. या That awareness should be there. correct. So, Nawaz, I won't be the right person to know exactly what are all the rights available to these children, but Yeah. at least where I used to work earlier, right, at Ummeed Ah, Child Development Center, they do conduct a workshop called as Know Your Rights. I know. I And have done it. Yeah. या सो देयर द पेरेंट्स को पूरी जानकारी मिल जाएगी कि क्या राइट्स आपके बच्चे के लिए अवेलेबल है हमारे गवर्नमेंट सिस्टम में। सो दैट इज समथिंग, अभी भी जब भी नेक्स्ट आ रहा है वो वर्कशॉप, तो मैं एटलीस्ट नवाज को बता सकती हूँ, एंड देन द पेरेंट्स कैन अटेंड दैट वर्कशॉप टू नो Okay. एग्जैक्टली व्हाट द राइट्स आर अवेलेबल फॉर देम। Yeah. Okay. या Yeah, but you just told them, I think just समथिंग, add two sentences that where they get additional time, they get a या writer, या the spellings are condoned. Those are things that they may not be aware and they can be told. यस 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 एब्सोल्युटली। सो जैसे आई मीन जो बच्चे मैंने देखे हैं राइट, हमने बच्चों के लिए राइटर्स प्रोवाइड किए हैं, ताकि वो लोग बोल सकते हैं और वो कोई और जन लिख रहा है वट एवर इट इज। उसके बाद टाइम, टाइम बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि उनको टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है और दिए गए समय में कैसे फिनिश करना है वो भी समझ में नहीं आता है। तो अगेन राइटर हेल्प कर सकता है, या फिर हम वो बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं टू फिनिश करने के लिए। तो ये भी प्रोविजंस अवेलेबल है। दूसरा है कि स्पेलिंग्स के लिए मार्क्स कट ना करे, इवन हैंड राइटिंग के लिए ना करे, क्योंकि कुछ कुछ बार बच्चों का एकदम राइटिंग ऐसा होता है कि पढ़ने में डिफिकल्टी आती है, बट थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आता है, जिसकी वजह से स्पेलिंग्स क्या है वो नहीं पता चलता है। तो उसमें कैसे प्रोविजन होता है कि स्पेलिंग्स के लिए मार्क्स ना कट करे, वैसा वाला प्रोविजन है। उसके अलावा कुछ बच्चों को हम जैसे नॉर्मल पेपर्स देते हैं राइट, उसमें उनको कहाँ लिखना समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए अलग से फॉर्मेट किया हुआ क्वेश्चन आंसर रहता है कि ये क्वेश्चन है, तुमको इधर दिए गए स्पेस में लिखना है, हाईलाइटेड रहता है, मार्जिन रहती है, और उनको बताया जाता है कि कैसे रीड करें। तो ये भी कुछ प्रोविजंस है। सो या A good. नो मैम, मेरा बच्चा 7 साल का है, अभी सेकंड ग्रेड में है। ही राइट्स वेल। एक दो चीजें मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लगती है। एक तो पहली ये कि अगर वो ठीक से लिखता है, अगर नीट हैंडराइटिंग में लिखना है तो वो स्लो हो जाता है, और अगर फास्ट लिखता है तो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होती है, थोड़ी मतलब बहुत ही ज्यादा। तो मैं उसको ये इनकरेज करती हूँ कि यू हैव टू डू इट बोथ, यू हैव टू राइट लिटिल बिट फास्टर ऑल्सो एंड नीट ऑल्सो। तो ये घर पे तो होता है, आई अप्रिशिएट हिम, उसको एनकरेज करती हूँ, इट हैपेंस एट होम। बट वेन एवर ही इज इन स्कूल व्हाट हैपेंस इज sometimes he has to write fast there and the handwriting is so bad that teacher complains then। और कभी कभी अगर वो ठीक से लिखने की कोशिश करता है then handwriting is pretty nice, बट वो स्लो हो जाता है तो वो घर पे आके कंप्लीट करना पड़ता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ पे ना अर्पिता, आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, आई थिंक दिस विल कम विथ प्रैक्टिस। सो हियर इट इज नॉट दैट ही डजंट नो लेटर फॉर्मेशन और वर्ड फॉर्मेशन और एनीथिंग, एंड द लेजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, वैसा नहीं है। इट इज अबाउट द स्पीड component, and with the speed component it will come more with practice, but I think what will work the most is the collaboration between you and the teacher।
that some of the strategies that you are doing at home that has really worked well with your child, and if you can tell the teacher also to do exactly the same. Also, sometimes now when we are copying something at home, we are copying from a very short distance, right? From a book to a book, right? And versus when they Yeah. are doing in a classroom setup, they are doing it from the Mm-hmm. blackboard, correct? So Yeah. they, I Yeah. mean, the distance increases. So they have to look at the blackboard, retain everything, and then put it down on the paper. So that Yeah. takes up a lot of time, which reduces the speed. And then, I mean, if he's increasing the speed, then the legibility is going and vice versa. So what, at least, one of the strategy, if you can collaborate with the teacher and tell if there is something that can be copied from a textbook, also what the same thing she's writing on the board, or maybe if she can give something on a paper which he can copy from a short distance, I think will be really helpful for him. So, the legibility is also worked upon, and also his speed is also being taken care of. So that is something Okay. I really feel can be worked. And I think everywhere, right? I think as a general strategy, also collaboration, I think works really very well. If something that has worked for you as a mother at home or as a teacher, I think that should be told to the teacher, and maybe teacher should try at least applying. With that child, of course, for a teacher to apply for, one child where there are 50 children is difficult, but some of these strategies don't take so much of time, and then they can be worked upon. So that is somewhere where you can be the advocate for your child, and you can work with your child and teacher that way. Okay. I have one more question. May I ask? Yeah, yeah, please, please. So, another thing is about the paragraphs. So, whenever there are long answers mentioned in the question, my son will say it like verbally. He is very good at it. He will tell me the answer. If even if I ask him to tell me a story, he will do that. But when it comes to writing, he will write one sentence and then he gets distracted. So I have to prompt him like, you were telling this about the tree, you have to write. Then what about the leaves? सो ये चीज है जो मुझे लगती है कि थोड़ी प्रॉब्लमेटिक फ्यूचर में हो सकती है दैट ही हैज टू रिमेम्बर इट एंड बाय अंडरस्टैंडिंग ही हैज टू राइट सो हाउ Correct. टू डील विद दिस Um, so, so I think one, you are already cueing him, which you are using one of the strategy to be able for him to write. Other than that, I think since he's speaking already orally, right, you can, before he starts the writing task, you can give him a checklist. So he checks for himself of, what he has written so far. Has he covered all the points that he was thinking about? And how has he written well? So he can self-review his own work and then kind of work on it. I think that will be something that can work really well with your child as well. Because also, I think you are saying he's in second standard, but he is expected to write a lot of paragraph where he needs to know the spellings, he needs to do all the punctuation rules, the grammar rules, and everything, and then able to write, right? By saying, I mean, none of these things are required, but by writing, all these things are required. So also somewhere practicing these things separately also, so that just these things make it easier for the child to write also will become helpful. And then I think just give him a checklist. Do you think you have written about this? And then I think give him a time frame in which he needs to write. And after that, maybe do an activity which he really likes to do also, which can motivate him to finish writing as well. So maybe you can, complement two things. One, that activity he really loves is coming up next. So whatever he can said that, he writes about it and finish it up. Second, practice more about writing in terms of, grammar, punctuation, and everything. And third will be something like a checklist for him to self-review. That has he done this? Has he done this? Has he done this or no? ओके मैम थैंक यू सो मच मैम किसी और को कुछ पूछना है प्लीज पूछ लीजिए. Yeah, Mala. Yeah, Arpita, one of the strategies that we had tried was like for your son,
you can try this is that when he's giving you the verbal answer, most of the children have this issue. Verbally, they are fine, but in writing, then they don't cover all the points or they write a very concise answer. You know, the verbal answer. Arpita, you're there now? Yes, ma'am, I'm Yeah. listening. So, you know, so verbally they'll give you like 6 points or 5 sentences. And then when it comes to writing, they'll write 2 or 3. So what we do is that now, fortunately, that we have the phone. So we say, okay, come on, now you do it, and we record the answer. And then we say, okay, you write your answer and then you play it for him. We say, tell me which points, 1, 2, 3, 4, like that on the fingers. And then we say, okay, now you wrote 1, 2, and which are the other 2, kind of a thing. So the child remembers. And another thing, even if they don't remember with your reminding, you tell them you will play that voice note again of 1 minute or 45 seconds or whatever. And the children liked to hear their own voice, actually. When we played it, they like to hear their own voice or they like to watch their own video. And they actually said that, okay, chalo, this 1 point I didn't write. But as Yugma said, you have to keep using cues. So if it's not just an auditory cue, it can be a visual cue also of a video recording, or then maybe auditory. Just a Okay. thought. Yeah, just a Okay, thought. thank you. I'll try. और कोई पूछना चाहते हैं कि हम हमारे प्रोग्राम को एंड करें? Anybody else, please? So I think Yugma, thanks. It was really very interesting. I was making a lot of notes myself, and I don't have children. My children are all grown up now, but I've come to the level where I've got grandchildren. So उनको क्या आजकल के नए जमाने में कितनी प्रॉब्लम्स होती है, किस तरह अडेप्ट करना है, वो मैं सोच रही हूँ. हमारे टाइम में तो मोबाइल भी नहीं था और कंप्यूटर भी नहीं था. सो नई चीजें हैं, नए अडेप्टेशंस हैं, सब कुछ कर सकते हैं. सो थैंक यू वेरी मच. बहुत इंटरेस्टिंग था. आई रियली एंजॉयड इट. एंड वी होप आगे जाके वील हैव अ सेकंड सेशन. maybe we यदि anybody in their feedback form gives us any ideas, then we can take up those points with you later on again. Sure, So sure. thank you so Excellent. very much. And will you be sending us the strategies as a document or something? Or whatever notes you've taken, whatever you. Yeah, I have a handout. I'll send it to you. Okay, Then, wonderful. Then, just Nawaz, you can share the handout with the parents. Yeah, yeah. Yeah? yeah, just give me Fabulous. some time till Monday or Tuesday. I'll do it. No Yeah. problem. No problem. Sure. Sure. Great. Fabulous. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank Thanks you. so much. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Thank you.